Hello everyone, let's start the class. But if you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram. The name of Telegram is PPI Spoken. There I will send you vocabulary. So the very first word is tremor. ट्रेमर का मतलब क्या हो जाता है, जो आपका मूवमेंट होता है, जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तो वो भी आपका ट्रेमर है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो स्लाइट शेकिंग मूवमेंट. ठीक है, तो जो हल्का हल्का जो मूवमेंट है, जो आपका सिंपली है, आप मूवमेंट से आप याद रख लो. ट्रेमर का मतलब क्या हो गया, कंपन. ठीक है, सो ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, वाइब्रेशन, क्विवर या फिर अर्थक्वेक. तो कुछ एरिया में जो माइनिंग की वजह से क्या हो गया है, अर्थक्वेक क्या हो चुके हैं, ट्रिगर्ड हो चुके हैं, इंक्रीज हो गए हैं. सो ट्रेमर का मतलब क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आप मान लीजिए, आप वाइब्रेशन मान लीजिए. अर्थ जब शेक कर रही होती है, अर्थ जब मूव कर रही होती है, तभी तो हमें अर्थक्वेक आता है ना. अर्थ आपका क्या कर रही है, मूव कर रही है, अर्थ में मूवमेंट हो रही है. सो वही हमारा हो गया ट्रेमर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग का जो कोनोटेशन है वो नेगेटिव रहता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है ऐसी कोई चीज जो अनप्लीजेंट है और वो होने वाली है. सो समथिंग दैट इज नेगेटिव एंड अबाउट टू हैपन. अब ये ऐसा नहीं है कि इनका मतलब भी नेगेटिव हो जाता है. इमिनेंट का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज अप्रोचिंग, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, अराउंड द कॉर्नर. ये ईडियम हो जाते हैं एट हैंड, इन द पाइपलाइन, ऑन द होरिजन या अप्रोचिंग. सो जो इम्पेंडिंग क्राइसिस थे टैरिफ को लेकर, उसने हर किसी को क्या कर दिया था, नर्वस. आप लोग टैरिफ्स के बारे में जानते ही होंगे. तो इस चीज के लिए इंडिया को बोला गया है, इंडिया के ऊपर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे अप्रैल 2 से. चलिए मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2 ही क्यों बोला, अप्रैल 1 क्यों नहीं बोला. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाता है. लेकिन वर्ब के सेंस में प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए सर्च करना, और जनरली इसको हम मिनरल डिपॉजिट्स यानी माइनिंग के लिए ही बोलते हैं. सो सर्च फॉर मिनरल डिपॉजिट्स स्पेशली बाय ड्रिलिंग और एक्सकवेशन. सो इंस्पेक्ट करना, तो जनरल मीनिंग हो गया किसी भी चीज को आप आप देख रहे हैं, उसको सर्वे कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या लुक. सो कंपनी इज ऑल्सो प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड. मीन्स कंपनी क्या कर रही है, सर्च कर रही है किसका, गोल्ड के लिए, कि वहां पे गोल्ड की और अवेलेबल है, वहां पे माइनिंग की जा सकती है, उस चीज के लिए कंपनी क्या कर रही है, सर्च कर रही है. वर्ड है हमारा वाइबल. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और वाइबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम, क्या उसे किया जा सकता है, क्या वो काम सक्सेसफुल होगा, तो उसको बोलते हैं वाइबल. मीन समथिंग दैट कैन बी डन और दैट कैन बी सक्सेसफुल. तो वो चीज अगर हम उसको बोल रहे हैं कि ये चीज वाइबल है, दैट मीन्स ये चीज वर्केबल है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल है, यूजेबल है, अचीवेबल है या पॉसिबल है. जैसे आपका जो आइडिया है ना, ये कमर्शियली वाइबल नहीं है. मीन्स कमर्शियली ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें. सो वाइबल का मतलब क्या होता है, वो चीज प्रैक्टिकल, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप फंक्शन कर सकते हैं. तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बट उन आइडियाज के जो मैक्सिमम जो आइडिया होते हैं उनमें से वो वाइबल नहीं होते, उनको प्रैक्टिकली उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट. रोबोट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अगर आप किसी पर्सन को रोबस्ट कह रहे हैं, किसी एनिमल को रोबस्ट कह रहे हैं, तो वो बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मस्कुलर है. और अगर आप किसी चीज को रोबस्ट कह रहे हैं तो वो चीज बहुत स्ट्रांग है, और अदरवाइज इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, स्टडी, मस्क्यूलर, बर्ली, और वो चीज कैसी है, आसानी से टूटने वाली नहीं है, सॉलिड है या टफ है. तो वो कैसा दिखाई दे, ही लुक्स, वो कैसा दिखाई दे रहा था, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी. वर्ड है हमारा कॉन्सेंट. कॉन्सेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब दोनों होता है, और इसका मतलब नाउन के फॉर्म में क्या हो गया, सहमति है ना, अनुमति यानी परमिशन या एग्रीमेंट. तो कॉन्सेंट का मतलब आपका अग्रीमेंट हो गया, आप उस बात को लेके क्या है,
एसेंट, अकॉर्ड, परमिशन, अप्रूवल या ऑथराइजेशन। जैसे शी कांट गो एनीवेयर विदाउट हर फादर्स परमिशन, तो वो अपने फादर की परमिशन के बिना वो कहीं भी नहीं जा सकती है। सो कॉन्सेंट हमने यहाँ पे किसकी तरह यूज किया है, ये नाउन की तरह यूज किया है और आज की क्लास में हम इसको वर्ब की तरह भी देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिन्यूड। डिन्यूड को आप ऐसे समझो जैसे हमारा लैंड है, ये हमारा एक लैंड हुआ। अब इसकी जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर है ये क्या है, ये बहुत फर्टाइल है, ये बहुत उपजाऊ है, लेकिन हमने इस लेयर को क्या कर दिया, हटा दिया। मान लो बार बार बारिश आ रही है या आपका क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो उससे क्या हुआ, या फ्लड आ रहे हैं रैपिडली, तो उससे जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो गई, फर्टाइल अब जो लेयर थी वो आपकी चली गई वहां से, ठीक है, वो बह गई। तो इससे क्या हो गया कि अब लैंड कैसा हो जाएगा, वो इनफर्टाइल हो जाएगा। तो एक तो इसका मतलब डिन्यूड का मतलब क्या होता है, लैंड को आपका डिफॉरेस्ट, मतलब आपका उसको क्या कर दिया है, फर्टाइल नहीं है, एक मतलब है ना। दूसरा मीनिंग क्या होता है, अगर हम कोई फॉरेस्ट है उसको हमने डिन्यूड कर दिया, तो फॉरेस्ट को डिन्यूड करने का मतलब क्या है कि जो उसके ट्रीज हैं उनको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, उसको काट दिया, ठीक है। तो जनरली हम इस सेंस में इसका यूज करते हैं। सो टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम का मतलब जो उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो वैल्यूएबल चीजें हैं, उसको आप लेके चले गए। तो अगर हम एक लैंड के प्रोस्पेक्ट से देखें, अगर हम वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी, अगर वही चली जाएगी तो डिन्यूड हो जाएगा। या किसी इंसान को उसकी इंपॉर्टेंट चीजों से आपने डिप्राइव कर दिया, उसको वंचित कर दिया। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो जो उसके प्लांट्स हैं उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। स्ट्रिप कर देने का मतलब ये होता है उसकी चीजों को आपने रिमूव कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, डिफोलिएट, अनकवर, डिफॉरेस्ट या क्लियर। तो जो मैनी हिल साइड्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, डिन्यूडेड ऑफ ट्रीज, मतलब उनमें ट्रीज को क्या कर दिया है, काट दिया है, ट्रीज को क्या कर दिया है, कट कर दिया है, उसको डिफॉरेस्ट कर दिया है। डन। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई वर्ब हुआ और इसका मतलब भी होता है बात को मानना, ऑर्डर को फॉलो करना, जैसे आपको बोला गया है उस चीज को वैसे ही करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे अबाइड बाय, अडहेर टू, असेंट अभी हमने किया था, कॉन्सेंट हमने अभी किया था, और हम यहाँ पे इसको वर्ब के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जैसे यू हैव टू कंप्लाई विद हिज ऑर्डर, कंप्लाई विद मीन्स यू हैव टू फॉलो हिज ऑर्डर, you have to do according to him. Done. वर्ड है डेट्रीमेंटल, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कोई चीज जो खतरनाक है, वो हार्मफुल है, तो वो चीज क्या कर सकती है, आपको हार्म या डैमेज पहुंचा सकती है। तो इसका मतलब वो हार्मफुल, इंजूरियस, डिलीटेरियस, डेंजरस एंड पर्निशियस। जैसे अगर आप बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है। अगर आप बहुत सारा फोन इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपकी तो पूरी जिंदगी के लिए ही डेट्रीमेंटल है। लास्ट वर्ड है हमारा डिप्लीट। डिप्लीट करना मतलब उसकी जो किसी भी चीज में आप रिड्यूस कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, तो उसको हम डिप्लीट कहते हैं। सो किसी के साइज को, अमाउंट को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, लेसन, लोअर, अटेन्युएट, ड्रेन या डिमिनिश। सो वी आर डिप्लीटिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में आप देखेंगे जो माइनिंग्स हैं वो चीजें क्या करती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही हैं, उनमें गिरावट। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का अगर हम आपकी इटिमोलॉजी देखें तो इसमें जो आर्क है, ये जो आर्के है, इसका मतलब होता है एंशियंट, ठीक है, मतलब जो पुरानी चीजें हैं। उसके बाद ये जो लॉजी है, लॉजी LOGY, इसका मतलब होता है किसी चीज का विज्ञान यानी कि साइंस या उसका अध्ययन करना यानी स्टडी। और IST जब भी आप कहीं देखेंगे तो वो एक व्यक्ति के बारे में बताता है यानी पर्सन। तो और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अगर हम इसको इसके शब्द के ही हिसाब से लिखें तो ये क्या बन गया, अ पर्सन, एक व्यक्ति, सो जो क्या करता है, हु स्टडीज, किस चीज के बारे में पढ़ता है,
अबाउट एंशिएंट थिंग्स। तो जो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करें उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका आर्कियोलॉजी हो जाता, आईएसटी हट जाता, तो क्या मतलब हो जाता, टू स्टडी अबाउट एंशिएंट थिंग्स, दैट इज योर आर्कियोलॉजी। ठीक है, सो समवन हु स्टडीज द बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। मतलब सिंपली बात हो गई। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी एंशिएंट चीजें हैं, तो जो पास्ट से बिलोंग करती है, उन सब के बारे में स्टडी करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। डन। शी वॉन्टेड टू बी एन आर्कियोलॉजिस्ट। वो क्या बनना चाहती थी, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। और क्या चाहती थी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सकवेशंस में पार्टिसिपेट करे अपनी यूथ में। जब वो युवा थी, जब वो जवान थी, तो वो क्या बनना चाहती थी, वो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और चाहती थी वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सकवेशंस में पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउंड। माउंड का मतलब होता है किसी भी चीज का जो एक ग्रुप बन जाता है, उसको जो हम इकट्ठा कर देते हैं। पाइल का मतलब ही हो जाता है, जैसे नोटबुक्स हैं, आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दी, तो ये आपका क्या हो गया, पाइल हो गया। पाइल ऑफ नोटबुक्स का मतलब कॉपियों का ढेर हो गया। सो माउंड को आप ढेर के सेंस में रखो। किसी भी चीज का, जैसे आप मिट्टी है उसका हो सकता है, सो अर्थ, स्टोन्स एक्सेट्रा, लाइक अ स्मॉल हील, है ना। ये क्या होता है, ढेरी तो होता है, या लार्ज पाइल ऑफ समथिंग। तो हीप का मतलब भी सेम है, पाइल, स्टैक, मास। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट कर लेना, यानी कलेक्शन उस चीज का। और एग्रीगेशन का मतलब भी कलेक्शन ही होता है। सो आई हैव गॉट अ माउंड ऑफ वर्क टू डू, मतलब आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, कि आज मेरे पास में बहुत सारा काम है, मीन्स मेरे पास ढेरों काम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेमनेंट, REMNANT। इसका मतलब होता है कोई भी जो एक बड़ा सा सामान था उसका छोटा सा पार्ट जो बच गया है, बाकी सब चला गया, अब इसका एक छोटा सा जो पार्ट बच गया है उसको हम रेमनेंट कहते हैं। सो पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज गॉन, मीन्स जो उसका मेन पोर्शन था वो जा चुका है, उसके बाद में जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, जो लेफ्ट ओवर है, उसको हम रेमनेंट कहते हैं। रिमेन्स हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, लेफ्ट ओवर्स, रेसिड्यू, लीविंग्स, रिमाइंडर या रेलिक्स। सो दीज फ्यू ट्रीज आर द रेमनेंट्स ऑफ द ह्यूज फॉरेस्ट। मतलब एक एरिया था, वहां पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, लेकिन अब वो पूरा फॉरेस्ट काट दिया गया है, अब सिर्फ कुछ ट्रीज ही वहां पे बचे हैं। तो जो वो कुछ ट्रीज हैं, वो बड़े वाले फॉरेस्ट को क्या है, वो उसके सिर्फ एक अवशेष हैं, सिर्फ उसकी रिमेन्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट करने का मतलब है ऐसा अनुमान लगाना, ऐसा उम्मीद करना कि ऐसा शायद भविष्य में हो सकता है, और उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना। सो टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड टू प्रिपेयर फॉर इट। सो फोर टेल, फोर का मतलब ही हो जाता है बिफोर, और टेल का मतलब होता है टू स्पीक। तो आप पहले से ही उस चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्री का मतलब भी बिफोर हो जाता है, ठीक है। फोर का मतलब भी पहले से ही आप उन चीजों को देख रहे हैं। सो एंटिसिपेट करना मतलब किसी चीज का आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, आप पहले से ही ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि उस चीज के होने की संभावना है। तो वी डोंट एंटिसिपेट एनी ट्रबल, हमें नहीं लग रहा कि कोई भी परेशानी होगी। नेक्स्ट है हमारा इंटैक्ट। इंटैक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अगर कोई भी चीज इंटैक्ट आपको मिली है तो इसका मतलब वो आपको कंप्लीट मिली है, उसमें कोई भी डैमेज नहीं है। सो इंटैक्ट मीन्स समथिंग दैट इज कंप्लीट नॉट डैमेज्ड। वो पूर्ण रूप से सही है, एंटायर है, कंप्लीट है, अनडैमेज्ड है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो अनस्पॉइल्ड है। सो मेनी ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स आर स्टिल इंटैक्ट, मतलब वो एकदम सही है, उनमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई है। सो उलझा हुआ। So having many small parts or details put together in a complicated way. तो simply हम क्या याद रखेंगे, intricate है, इसका मतलब वो चीज complex है, complicated है, आपस में उलझी हुई है।
लेब्रिंथाइन का मतलब ये होता है वो चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई है, भूल भुलैया जैसी है, ट्विस्टेड है. So this is an intricate machine that requires some training to use it properly. तो ये मशीन कैसी है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है. तो आप बहुत सिंपल याद रखो, अगर आपको कहीं भी शब्द इंट्रिकेट दिखाई दे रहा है तो वो चीज को किसको दिखा रहा है, वो कॉम्प्लेक्स को दिखा रहा है, वो जटिल को दिखा रहा है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्लूडेड. सेक्लूडेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एकांत, एकदम शांति, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है. सो सेक्लूडेड, अगर कोई प्लेस आपको मिल जाए तो मजा आ जाए, तो सेक्लूडेड का मतलब एकांत, जहाँ पे आपको बहुत शांति है. सो फार अवे फ्रॉम अदर पीपल या रोड्स, तो ऐसी जगह मिलना मुश्किल है. तो वो चीज कैसी है, प्राइवेट है. कंसील का मतलब होता है कोई चीज जो हिडन है. कंसील का मतलब क्या है, कोई चीज जो हिडन है. अच्छा, यहाँ लिखा ही है, आप याद रखो, ये कंसील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. इसका मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो हिडन है, जो एक्सपोज्ड नहीं है, जो रिवील नहीं है. ये एक्सपोज का आपका एंटोनिम हो जाता है. एक्सपोज का मतलब क्या है, कोई चीज रिवील हो चुकी है, वो उजागर हो चुकी है. जैसे आज हम करेंगे अनअर्थ. अनअर्थ का मतलब भी हो गया वो चीज एक्सपोज्ड है, वो रिवील हो चुकी है. ठीक है. और आपका कंसील का मतलब है वो हिडन है, वो प्राइवेट है, उसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, वो अनडिस्टर्ब्ड है. सेग्रीगेटेड है, वहां से बटा हुआ है, मेन लोकेशन से हटा हुआ है. सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग है वो चीज. सो इट यूज टू बी अ सेक्लूडेड बीच. मान लो कोई बीच है आज की डेट में, तो वहां पे फुल ऑन भीड़ हो रखी है, लेकिन एक ऐसा समय रहा होगा जब वो सेक्लूडेड थी, जब वहां पे कोई भी भीड़ नहीं हुआ करती थी. वर्ड है हमारा एपिग्राफी. ग्राफ का मतलब ही हो जाता है टू राइट, है ना. एपिग्राफी, ग्राफ का मतलब होता है राइट, और यहाँ पे एपी का मतलब हो जाता है ऑन. तो एक्चुअली एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, जब भी आप स्टोन्स वगैरह देखते हैं और उन स्टोन्स पे कुछ कुछ आपको लिखा हुआ होता है, जिसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. सो एपिग्राफी का मतलब होता है जो लिखावट है, जो लिखा हुआ है उन स्टोन्स के ऊपर, उसको पढ़ना, उसकी स्टडी करने को एपिग्राफी कहते हैं. तो आप सिंपल याद रखोगे, द स्टडी ऑफ वर्ड्स दैट आर रिटन इनटू हार्ड मटेरियल. मतलब जो रॉक है, जैसे आप लोग जाते हो, अगर रेड फोर्ट वगैरह जाते हो, तो वहां पे भाई दो लवर गए हैं, तो वो अपना अपना लिख देंगे ना, दिस लव दिस. तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भी उस पे अपना इंस्क्रिप्शन लिख दिया, उस पे भी उन्होंने अपना लिख दिया. और अब इसकी स्टडी अगर हम करने बैठे तो फिर हम उसको बोलेंगे एपिग्राफी. सो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन और कट इनटू अ हार्ड मटेरियल सच एज रॉक और स्टोन. जैसे दिस स्टडी एग्जामिन्स, ये स्टडी क्या चीज चेक करती है, एविडेंस जो ड्राइव होते हैं किस चीज से, एपिग्राफी से, इंस्क्रिप्शन से. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अबंडनमेंट. सो आपका अबंडन करने का मतलब ही होता है किसी को त्याग देना. MENT लगा के पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, मीन्स परित्याग, आपने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया. सो एन एक्ट ऑफ लीविंग अ पर्सन और थिंग परमानेंटली एंड कंप्लीटली. तो किसी को अबंडन कर देना मीन्स उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना, और वो किस इरादे से छोड़ा है कि अब आप वापस वहां पे कभी भी नहीं जाएंगे. So his abandonment of his wife and children left them penniless. एक बात बताओ, किसने किसको छोड़ा है, उसकी पत्नी और बच्चों ने उस आदमी को छोड़ा है या उस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ा है. देखो, his abandonment of his wife and children. तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट देम पेनीलेस. अगर हमें कंफ्यूजन पैदा हो तो हम आगे की तरफ पढ़ें. आप इतने से पढ़ के हो सकता है कंफ्यूज हो कि किसने किसको छोड़ा. मान लो 1% आपके ब्रेन में ऐसा आए, तो आप आगे रीड करेंगे, देखेंगे लेफ्ट देम पेनीलेस. किसको पेनीलेस छोड़ा, देम को. देम किसके लिए आ रहा है, ये वाइफ एंड चिल्ड्रन के लिए आ रहा है. तो ये इन दोनों के लिए आ रहा है देम. उनको पेनीलेस हो गए, तो भाई किसने छोड़ दिया, उस इंसान ने, उस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया. मान लो वो उनको छोड़ के चला गया, ठीक है. अब जिसकी वजह से वो, उसके जो परिवार है, जो उसकी वाइफ और जो उसके बच्चे हैं, वो कैसे हो गए, एकदम गरीब हो गए. उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा.
नेक्स्ट है कॉपर प्लेट चार्टर्स। अगर आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, इससे आपकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर होती है जब हम इस तरीके से आर्टिकल पढ़ते हैं। सो कॉपर प्लेट चार्टर्स क्या होते हैं, ये एंशियंट टाइम में इनको यूज किया जाता था और ये एक इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे जिसमें आपके लैंड के बारे में कि किसको कितना लैंड दिया गया है, जो आपके रिलीजियस प्लेस पे जो डोनेशंस है, उन सब चीजों को रिकॉर्ड करके रखा जाता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैसनरी। इसका मतलब होता है द ब्रिक्स एंड पीसेस ऑफ स्टोन दैट आर यूज्ड टू मेक अ बिल्डिंग। ठीक है, सो आपका मैशनरी का मतलब जो आपकी ईंटें होती हैं या जो भी स्टोन वगैरह यूज किया जाता है एक बिल्डिंग को बनाने में। तो सेवरल ऑफ द फायर फाइटर्स वर इंजर्ड बाय द फॉलिंग मैशनरी, मतलब जो बिल्डिंग थी, जो उसमें से उसकी जो ईंटें गिर रही थी, उसके जो बालू वगैरह गिर रहा था, उसकी वजह से जो उस बिल्डिंग में आग लगी थी और उस आग को जो एक्सटिंग्विश करने के लिए आए थे, जो फाइटर्स उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए आए थे, वो क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। री इन्फोर्स करने का मतलब होता है किसी चीज को और मजबूत बनाना, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना। सो टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रेंथन करना, उसको और मजबूत बनाना, फोर्टिफाई करना, सपोर्ट करना। जैसे अगर मैंने कोई बात बोली, आपने उसी बात में एक और बात बोल दी और वो आपने उस बात को, मेरी बात को क्या कर दिया है और उसको मजबूत बना दिया है मुझे सपोर्ट करके, उसको टफ बना देना। बोल्स्टर का मतलब भी सपोर्ट करना, उसको मजबूत बनाना, कोरोबोरेट। वी नीड टू री इन्फोर्स आर सेल्स कैपेसिटी, तो जो हमारी सेल्स कैपेसिटी है उसको हमें और मजबूत बनाने की जरूरत है। बड़े हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है किसी काम को बहुत ध्यान से करना, उसमें अपनी पूरी अटेंशन लगाना, बहुत सावधानी से उस काम को करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि ये आपकी विशेषता बता रहा है। तो बहुत केयरफुली उस काम को कर रहे हैं, सो अल्ट्रा केयरफुल। पेन्स टेकिंग मीन्स पूरा दर्द लेकर उस काम को कर रहे हो। एग्जैक्ट हो, आप डिमांड कर रहे हो कि सेम वैसा ही हो, आप थॉरोली उस काम को कर रहे हो, एक्यूरेट हो आप। सो मेनी आवर्स ऑफ मेटिकुलस प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नाउन हुआ, उसकी विशेषता बता रहा है किस तरीके की प्रिपरेशन, बहुत सावधानी से, बहुत मेहनत से किए गए, बहुत सारे घंटों के जो काम रहा है उसको हमने उसमें मतलब इस बुक को लिखने में लगा है। Many hours of meticulous preparation have gone into writing this book. तो इस बुक को लिखने के लिए बहुत सारे घंटे, बहुत सारे टाइम हमने इसको दिया है। वर्ड है आज की क्लास का इमेंस। इमेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी है, बहुत ग्रेट है। सिनोनिम्स ह्यूज, मैसिव, कोलोसल। कोलोसल की स्पेलिंग में याद रखना, एल सिंगल आता है, एस डबल आता है, तो कोलोसल की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होती है। एल सिंगल आता है, एस डबल आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द भी है। कोलोसल का मतलब है कोई चीज जो बहुत बड़ी है, ह्यूज है, लार्ज है। मेमोथ, मेमोथ की स्पेलिंग में डबल एम आता है, MAMMOTH। मेमोथ का मतलब बहुत बड़ा होना, लार्ज है, एनॉर्मस है, मोन्यूमेंटल है, एस्ट्रोनॉमिकल है। ठीक है, तो इमेंस का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा। सो वी कंप्लीटेड द वर्क विद इमेंस डिफिकल्टीज, मतलब हमने जो काम को पूरा किया, लेकिन किस तरीके से किया, बहुत डिफिकल्टीज के साथ में, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी उस काम को पूरा करने में। सो वी कंप्लीटेड द वर्क विद इमेंस डिफिकल्टीज। रैशनल, रैशनल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मीनिंग होता है आप रैशनल ही लगा लो, तो वो उसका मीनिंग क्या हो गया, आपका उस काम के पीछे का रीजन क्या है, उस काम के पीछे का लॉजिक क्या है। सो रैशनल का मतलब बेसिक रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। जैसे व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दीज न्यू एग्जाम्स, तो ये जो नए एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या है, क्यों हो रहे हैं, सेंस क्या है इसका, रीजनिंग क्या है इसकी। ठीक है, सो रैशनल का मतलब बेसिक रीजन, किसी का कोई क्या मतलब इसका क्यों हो रहा है, रीजनिंग बताओ भाई, लॉजिक क्या है। कहते ना तुम्हारी बात का लॉजिक तो है ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है, क्या कहना क्या चाहते हो, मोटिव क्या है आपका, जस्टिफिकेशन क्या है इसके पीछे।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आप लोग मुझे अबंडेंट का नाउन फॉर्म जरा बताना कमेंट सेक्शन में। तो अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा ही अवेलेबल है। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट है? लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मोर देन इनफ है, बहुत सारा है। तो सिनोनिम्स है एम्पल, कोपियस, प्लेंटीफुल, प्लेंटी, सफिशिएंट, या फिर बोले तो मोर देन सफिशिएंट, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा ही है। जेनरस। अच्छा, जेनरस का ना एक और मीनिंग होता है, ध्यान रखना। अगर हम किसी पर्सन को जेनरस बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो दयालु है, वो काइंड है। अगर हम किसी पर्सन को जेनरस बोल रहे हैं तो वो काइंड है। बट अगर हम जैसे बोल रहे हैं ना इन जेनरस अमाउंट, इसका मतलब आपने उसको अच्छी खासी मात्रा में लिया है। ठीक है, तो पुलिस के पास में अबंडेंट एविडेंस है उसके खिलाफ, यानी पुलिस के पास में बहुत सारे एविडेंस हैं। तो अबंडेंट का मतलब बहुत सारा, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन रिक्वायरमेंट। हमारा प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस का मतलब क्या होता है? अगर हम स्लोप है, जो ढलान है, अगर हम उसको प्रेसिपिटस कह रहे हैं तो यानी कि वो बहुत गहरा है, या खड़ी आप चढ़ाई जिसको कहते हैं, तो स्ट्रेट है वो चीज, एकदम खड़ी है वो। तो जैसे माउंटेन का जो स्लोप्स होते हैं ना, जो उनकी चढ़ाई होती है, वो कैसी है? वो प्रेसिपिटस है। मतलब वो एकदम क्या है? स्टीप है, अब्रप्ट है, शार्प है, परपेंडिकुलर है, या शियर है। लेकिन अगर हम प्रेसिपिटस इंक्रीज या डिक्रीज की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा किसी चीज में बढ़ोतरी होना, या उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आना। जैसे प्रेसिपिटस डिक्लाइन, तो कैसा डिक्लाइन हुआ है? बहुत ज्यादा रैपिड डिक्लाइन हुआ है, उस चीज में बहुत ज्यादा हुआ है, सडन है, फास्ट है, या क्विक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, लेकिन अभी हम वर्ब देख रहे हैं। बट नाउन के फॉर्म में जब एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है, यानी कि गुण। तो जैसे कहते हैं कि टेल मी द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कंप्यूटर, तो मतलब इस कंप्यूटर के मुझे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो वहां पे टेल मी द 5 एट्रीब्यूट्स, हम यहाँ पे एट्रीब्यूट नाउन के रूप में यूज करे हैं। बट अभी हम इसे एट्रीब्यूट को वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, और जनरली एट्रीब्यूट जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसके साथ में प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। और एट्रीब्यूट टू का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज आप सफल हो गए, है ना, आप पास हो गए, आप सफलता आपको मिल गई, तो आपने क्या बोला? अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल है कि मेरी सफलता के पीछे ना मेरे पेरेंट्स ही कारण हैं। तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में आप उन्हीं को कारण बता रहे हो। नेगेटिव हो गया तो ब्लेम करना हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो उनको क्रेडिट देना हो गया। जैसे ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, तो उसने अपनी जो सक्सेस है, जो अपनी सफलता है, तो उसने क्या बोला कि मेरी सफलता के पीछे का कारण क्या है? मेरा हार्ड वर्क। तो एट्रीब्यूट वर्ब के रूप में जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को कारण ठहराना। So to believe that something was caused or done by somebody or something. तो associated with, due to, credit to, या फिर आप blame भी लगा सकते हो नेगेटिव सेंस में, या link to। तो attribute to hard work. So he attributes his success to hard work. Done. He attribute his success to parents का मतलब कि उसने क्या बोला कि जो उसकी सक्सेस है उसका कारण कौन है? उसके पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेंटन। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई चीज बुरी, ये नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है, पॉजिटिव तो नहीं रहता है, ये नेगेटिव ही कोनोटेशन है इसका। तो समथिंग बैड सच एज डैमेज, क्रूएल्टी, वेस्ट, या फिर अगर आप सेक्सुअली भी बहुत गलत तरीके से आप इन्वॉल्व हैं, तो वेंटन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीम तरीके से आप कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, और उस चीज के प्रति आप कोई भी केयर, कोई भी कंसर्न आप नहीं शो कर रहे, कोई रिस्पेक्ट आप नहीं शो कर रहे हैं। जैसे कि आपने जो गुजरात का बड़ोदरा का जो केस देखा था, वो जो पर्सन का जो एटीट्यूड था वो कैसा था, वो जो एक्सीडेंट था वो कैसा था, वो यही था, वेंटन था। क्योंकि उसको कोई भी, पहली बात तो वो अपने होशों में ही नहीं था, है ना, तो काइंड ऑफ वो डेलिब्रेट ही हो गया।
ठीक है, एक्सट्रीम था वो। सो वेंटन का मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव ही रहता है। तो कोई भी बुरी चीज जो बहुत एक्सट्रीम है और आप उसके प्रति कुछ भी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, आप उसको प्रति कोई रिस्पेक्ट भी नहीं पे कर रहे हैं, डेलिब्रेट है वो चीज। मैलिशियस का मतलब वो चीज हार्मफुल है, ठीक है, क्रूअल है, इनह्यूमेन है, अनप्रोवोक्ड है। अनप्रोवोक्ड का मतलब किसी ने आपको भड़काया नहीं है, जानबूझकर आपने वैसा किया है। सो वेंटॉन डिस्ट्रक्शन का मतलब एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट मस्ट बी स्टॉप्ड। जो मतलब इतना क्रूअल तरीके से आप अनजस्टिफाइड फॉर्म में जो आप इनको फॉरेस्ट को जो ट्रीज हैं उनको काटे जा रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बनाना, और उसको आप स्मॉल बना रहे हो, छोटा बना रहे हो, या आप उसको कमजोर बना रहे हो। तो याद रखना है ड्विंडल का मतलब ही होता है किसी चीज को कम करना, उसको डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज, रिड्यूस, लेसन। आप ये वाला शब्द याद रखो, ये पेपर में आता है, बैंकिंग में तो बहुत आता है। प्लूमेट या फिर डिक्लाइन। जैसे हर होप्स ऑफ सक्सेस इन द रेस ड्विंडल्ड लास्ट नाइट एज द वेदर बिकेम वर्स। तो उसकी जो उम्मीदें थी सफल होने की रेस में, वो डिक्रीज हो गई, वो ड्विंडल हो गई, क्योंकि जो मौसम था वो बद से बदतर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोर जोन और या बफर जोन। जो हमारी जो बायोस्फीयर होती हैं उसमें आपकी कोर जोन या बफर जोन आप पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं एक बार। कोर जोन जो होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये जो इंटरनल एरिया है जहां पे आपका फ्लोरा या फोना को जो आपका प्रिजर्व करके रखा जाता है, यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। सो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया विद मिनिमल ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे किसी भी ह्यूमन का वहां पे एंट्रेंस अलाउ नहीं होती है। सिर्फ जो वहां पे चेक करने वाले हैं, जो उनको मैनेज करने वाले हैं, वही लोग इस कोर जोन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कोर जोन का? जो कंजर्वेशन करना मीन्स उसको रखाव करना, प्रिजर्वेशन ऑफ किसका? अब बायोडाइवर्सिटी का, और मेंटेन करके रखना जो हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ इकोसिस्टम है। दूसरा है हमारा ये वाला जो है, ये है बफर जोन। अब देखो यहाँ पे हमारे एनिमल हैं या वो प्लांट है, हम इस एरिया के अंदर में नहीं जा सकते हैं, ये है प्रोहिबिटेड एरिया ये वाला। लेकिन इस एरिया के अंदर हम जा सकते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट अलाउड हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एजुकेशन के पर्पज से आप जा सकते हैं, आप रिसर्च के पर्पज से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब है बट वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। ठीक है, सो कोर जोन के अंदर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। बफर जोन के अंदर में जो परमिशन है वो बहुत लिमिटेड चीजों के ऊपर में है। सो परमिटेड एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड, जैसे कि रिसर्च, एजुकेशन, टूरिज्म। ह्यूमन सेटलमेंट है तो वो कम है, रिस्ट्रिक्शन है, और मॉनिटरिंग तो रहेगा ही रहेगा। इसका बफर जोन का पर्पस क्या है? देखो ये है कोर जोन। अगर कोर जोन के तुरंत बाद ट्रांजिशन जोन हो जाएगा तो यानी कि एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बराबर ह्यूमन है, यहाँ पे बराबर एनिमल है, तो बीच में कोई लेयर ही नहीं है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो यही एक मेन आपका रोल हो जाता है बफर जोन का। बफर जोन क्या करता है? ये जो कोर जोन है उसको प्रोटेक्ट करता है कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट से ह्यूमन एक्टिविटीज का। इनके बीच में, एनिमल और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसको प्रिजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना आपका बफर जोन है। क्योंकि यहाँ पे जैसे टूरिज्म है तो वो लिमिटेड नंबर में हो जाता है, एजुकेशन के पर्पज से है, ह्यूमन सेटलमेंट है तो वो भी आपका रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये हो गया हमारा बफर जोन। और ट्रांजिशन जोन तो फिर जो सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। वर्ड है हमारा कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रियलाइजेशन। ठीक है, सो उस चीज से आपको अवगत होना, अवेयर, कॉन्शियस, अब्रेस्ट या अप्राइज, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। सो आई वॉज नॉट फुली कॉग्निजेंट ऑफ हिज डिसीजन, मतलब मुझे पार्शियली पता था बट मुझे कंप्लीटली उसके डिसीजन के बारे में वो क्या लेने वाला है मैं अवेयर नहीं था। तो कॉग्निजेंट का मतलब क्या हो जाता है? अवेयर।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बेड। इम्बेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसके अंदर कंप्लीटली फॉर्म कर देना, उसको फिक्स कर देना, उसमें इम्प्लांट कर दिया, है ना। कोई भी चीज है ना, जैसे हाँ देखो, जैसे एग्जांपल ही है ये, तो अब जैसे ये गोल्ड रिंग है, अब इसके रिंग है ना, रिंग, इसके अंदर में आपने ये स्टोन्स लगवाने थे, तो ये स्टोन्स को क्या कर दिया, अच्छे से इसके अंदर में इम्प्लांट कर दिया है, उसको इम्बेड कर दिया है, सेट कर दिया है, फिक्स, इंसर्ट या प्लेस, ठीक है। सो जो ज्वेलर है वो क्या कर देगा, स्टोन को गोल्ड रिंग के अंदर में फिक्स कर देगा। हमारा डिलीजेंस, डिलीजेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि ईएनसी लगा हुआ है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और डिलीजेंस का मतलब होता है जब हम किसी काम को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं, तो उस क्वालिटी को हम लोग डिलीजेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि अगर आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो तो आप चाहते हो लोग उसको नोटिस करें, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो वो उम्मीद कर रही थी, जो वो इतना सावधानी से, इतनी मेहनत से जो काम कर रही है, उसको उसके वर्क प्लेस पे नोटिस किया जाए। बैकलैश, बैकलैश आप लोग ने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि उसने एक ऐसा कमेंट कर दिया तो उसको बहुत बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो लोगों की प्रतिक्रिया है। अब प्रतिक्रिया तो मतलब सिर्फ एक रिएक्शन हो गया, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है। बट ये रिएक्शन कैसा है, लोगों का नेगेटिव रिएक्शन है। तो आपका बैकलैश क्या हो जाता है, जब लोगों का नेगेटिव रिएक्शन आता है, लोग उस एक्शन को, उसकी बात को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। सो बैकलैश का मतलब क्या हो जाता है, अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन टू समथिंग। तो अगर मान लो कोई बदलाव हुआ है, या किसी ने कोई कमेंट कर दिया, या किसी ने कोई बात बोल दी, या उसको कोई ऐसा एक्शन हो गया, तो अब लोग उससे क्या हो गए हैं, ऑफेंड हो गए हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो बैकलैश, अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन टू समथिंग। एडवर्स का ही मतलब होता है विपरीत, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। तो रिएक्शन कैसा है, उसके ओपोज है, लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके विपरीत बातें बोल रहे हैं। एक्ट ऑन समथिंग तो एक न्यूट्रल वर्ड हो जाता है, किसी भी बात के ऊपर में एक्ट करना, अपना रिएक्शन देना। और काउंटर ब्लास्ट वही हो गया कि आप जो है वो उसके विपरीत में आप उसके ऊपर आलोचना कर रहे हो। जैसे शी फेस्ड बैकलैश फॉर स्पीकिंग अप एट वर्क। तो मतलब जब आप सपोज करो, आप ऐसे भी सोच सकते हो इस सेंटेंस में कि अगर उसने अपने लिए आवाज उठाई तो बाकी लोगों से उसको क्या झेलना पड़ा, बैकलैश झेलना पड़ा। मतलब बाकी लोगों ने उसकी आलोचना की। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे पॉजिटिव चीज के लिए भी बैकलैश आप फेस कर सकते हो, क्योंकि लोग नहीं चाहते ना वैसा बदलाव हो, लोग चाहते हैं जो है सो सही है, तो उसके लिए भी हमें बैकलैश फेस करना पड़ जाता है। तो बैकलैश का मतलब क्या हो जाता है, जब आपने कुछ बोला लेकिन लोग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके विपरीत उनकी धारणा है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंक्टम सेंक्टोरियम। सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको टेम्पल के फॉर्म में देखें, हम मंदिर के फॉर्म में देखें, तो इसका मतलब ये हो जाता है एक वो प्लेस जो सबसे ज्यादा आपका पवित्र है, जो आपका इनर मोस्ट सैक्रेड चैम्बर नोन एज द गर्भगृह, ठीक है। तो आप हिंदू के जो टेम्पल होते हैं वहां पे गर्भगृह जो होता है वो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है उस मंदिर की। सो सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब क्या हो जाता है, द इनर मोस्ट सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब पवित्र, तो जो सबसे ज्यादा पवित्र जगह जिसको हम लोग गर्भगृह यानी होली, पवित्र का भी सबसे पवित्र। अब टेम्पल तो खुद ही पवित्र है, लेकिन उसका भी सबसे सैक्रेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंक्टम सेंक्टोरियम। अगर हम इसे रिलीजन के शब्द में जोड़ के देखें तो किसी भी धर्म है उसका एक अपना, उस मतलब पूरे एरिया का जो सबसे पवित्र एरिया माना जाता है उसको कहते हैं। एक दूसरा मीनिंग, ये तो हो गया रिलीजियस मीनिंग, बट अगर हम इसका जनरल मीनिंग भी अगर देखें तो जनरल मीनिंग क्या हो जाता है, किसी भी जगह का या किसी भी चीज का सबसे, अब वो सीक्रेट प्लेस हो जाएगा, प्राइवेट चीज हो जाएगी वो। सो अ वेरी प्राइवेट और हाईली सीक्रेट प्लेस और एरिया ऑफ एक्टिविटी। जैसे शी इजंट अलाउड टू एंटर द सेंक्टम सेंक्टोरियम। अब यहाँ पे हम ना मान लेते हैं कि उसको मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर
एंटर करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है? जुटाना। अब ऐसे समझ लो, आप कुछ भी, आप जैसे कहते हैं टू मस्टर द करेज। टू मस्टर द करेज का मतलब क्या होता है? आपने गैदर किया, आपने इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? करेज। तो मस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे समर्थन, साहस आदि जुटाना, एकत्र करना। तो इसी से आपको मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। मस्टर करना मीन्स आप साहस जुटा रहे हो, अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है आप उसको लेके आ रहे हो, नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस करना, अपने आप को एंकरेज करना, अपना इमोशन हो सकता है या सपोर्ट हो सकता है। तो असेंबल हो गया। सम्मन का मतलब आपको पता है, किसी को बुलाना, तो आप बुलाने के सेंस में हो गया। गैदर, कलेक्ट या कॉन्वोकेट। जैसे शी मस्टर्ड द करेज, है ना, आप ऐसे लगा सकते हैं शी मस्टर्ड द करेज टू लीव द जॉब। आप इसको ऐसे कर लो, शी मस्टर्ड द करेज टू लीव द जॉब। तो जॉब को छोड़ने के लिए उसने अपने अंदर साहस इकट्ठा किया कि नहीं मुझे नौकरी छोड़नी है। और आप यहाँ पे कह सकते हैं टू कंटिन्यू हर पैशन। आप इस सेंटेंस को और कंप्लीट कर सकते हैं, टू कंटिन्यू हर पैशन। तो मान लो उसका पैशन है, अब कोई उसका पैशन, मान लो आर्ट करने का उसका पैशन है, तो उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और नौकरी को छोड़ दिया। डन है। तो आप समझे यहाँ पे मस्टर का मतलब क्या होता है? मस्टर का मतलब गैदर। अब जब भी आप सेंटेंस में मस्टर शब्द देखोगे ना, तो आप उसमें दो सिनोनिम याद रख लेना, कलेक्ट करना या गैदर करना। अब जब सेंटेंस समझ में ना आए तो ये शब्द उस पर रिप्लेस करना, फिर आप देखोगे आपको वो सेंटेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ओवरसी। ओवरसी करने का मतलब होता है किसी काम के ऊपर निगाह रखना, उसकी देखभाल करना, उसको सुपरवाइज करना। सो टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली। तो आप उसको देखभाल कर रहे हैं, आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो जो सुपरवाइजर की जॉब होती है उसका मतलब क्या होता है? वो सबको देख रहे हैं, जितने भी लोग उनके अंडर में हैं वो उन सबको देख रहे हैं कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। सो सुपरवाइजर की जॉब ही होती है सुपरवाइज करना। तो सुपरवाइज वर्ब है। सुपरवाइज करना मतलब निगाह रखना, देखभाल करना। लुक आफ्टर, कीप एन आई ऑन, उसके ऊपर आप निगाह रखे हुए हो कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। आप डायरेक्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। सो दिस इज योर ओवरसी। जैसे उसकी जॉब ही क्या है? टू ओवरसी द बजट एंड फाइनेंस। तो जो बजट एंड फाइनेंस है उसको मैनेज करना, उसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, वही उसकी जॉब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोमेंटस। मोमेंटस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मोमेंटस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी है, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? वो हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिक जो है वो आपका इम्पोर्टेंट को सिग्निफाई करता है। और जो हिस्टोरिकल है, ये एक और क्लास में हमने डिस्कस किया था। हिस्टोरिकल चीजें वो होती हैं समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, दैट इज हिस्टोरिकल। बट हिस्टोरिक इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, इट इज इवन इन टूडेज डे। आज के दिन में भी कोई काम है जो हिस्टोरिक हो सकता है, मतलब जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत क्रूशियल है। सो हिस्टोरिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हिस्टोरिकल का होता है ऐसी कोई भी चीज जो पास्ट से संबंधित है। सो मोमेंटस मीन्स हिस्टोरिक, वाइटल, सीरियस, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, मेजर एंड मॉन्यूमेंटल। जैसे कोई एक निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन पास किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अब वो पास्ट, जब देखो प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट होगा, और फिर वो एक बहुत मोमेंटस डे की तरह एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट बन जाएगा। सो दैट वाज अ मोमेंटस डिसीजन और दैट वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन। ठीक है, जैसे अभी आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन हमारी ट्रॉफी जीती है, तो वो पल कैसा था, वो मूवमेंट कैसा था? एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, यानी कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट डे रहा था हमारे लिए। जैसे सपोज करो आज के दिन में आपका इंटरव्यू है, तो वो दिन कैसा रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना, बहुत सिग्निफिकेंट है वो डे, वेरी हिस्टोरिक डे।
और डेफिनेटली फिर वो हिस्टोरिकल हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो दिन आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। सो हिस्टोरिक विल डेफिनेटली कन्वर्ट टू हिस्टोरिकल। डन। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉर्ट टू। अब ये ना रिजॉर्ट टू आपका क्या बन जाता है, वर्ब होता है। एक रिजॉर्ट नाउन होते हैं जो वो प्लेस के लिए बताता है, जगह हो जाती है, लेकिन रिजॉर्ट टू वर्ब है, या एक बात समझ लो ये फ्रेजल वर्ब की तरह हो जाता है। और रिजॉर्ट टू का मतलब हो जाता है आपके पास में वही काम करने का एक लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो रिजॉर्ट टू का मतलब हिंदी में देखें तो किसी चीज का सहारा लेना, और जनरली ये नेगेटिव चीज का सहारा लेते हैं हम लोग, जैसे टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लीजेंट। टू डू और यूज समथिंग बैड और अनप्लीजेंट बिकॉज यू फील यू हैव नो अदर चॉइस। तो आपको जैसे कि चोरी का सहारा लिया क्योंकि उसको लगा कि उसके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां से बाहर निकलने का, तो उसको चोरी ही करनी पड़ी। सो रिजॉर्ट टू जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, कोई ऐसी चीज करना या किसी चीज का सहारा लेना जो गलत है, जो अनप्लीजेंट है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अलावा आपके पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, शी हैड टू रिजॉर्ट टू आस्किंग हिज पेरेंट्स फॉर मनी। तो अब हो सकता है पेरेंट्स एक टाइम के बाद में पेरेंट्स से पैसा लेते में थोड़ा हेजिटेट हम लोग फील करते हैं ना, लेकिन अब सपोज करो कि उसके पास उसकी जॉब चली गई, उसकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई, तो अब अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो लास्ट ऑप्शन उसके पास क्या था, अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना। तो ही हैड टू रिजॉर्ट टू आस्किंग हिज पेरेंट्स फॉर मनी। टू प्रपोजिशन है, तो इसके बाद में क्या आ गया यहाँ पे, आपका वर्ब आया है तो आईएनजी फॉर्म में आया है, क्योंकि प्रपोजिशंस के बाद में आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करेगा, वर्ब नहीं करता है। और अगर वर्ब आता है तो अपने आईएनजी फॉर्म में आता है, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब सिंपल याद रखो, किसी चीज को अलग कर दिया, उसको आपने सेपरेट कर दिया। सो सेग्रीगेट का क्या होता है, सेपरेट कर देना, सेट अपार्ट, अलग कर दिया, आइसोलेट, एक्सक्लूड, पार्टीशन या डिवाइड। सो सेग्रीगेट टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम द रेस्ट। तो आपने इन लोगों को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे यू हैव टू सेग्रीगेट थिंग्स इन ऑर्डर टू मैनेज देम प्रॉपरली। तो आपको जो चीजें हैं, जो काम है, उसको अलग अलग करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा, ताकि आप उसको आसानी से, उसको ढंग से आप उसे मैनेज कर पाए। तो सेग्रीगेट करना मीन्स अलग अलग कर देना, उसको सेपरेट कर दिया, सेट अपार्ट, आइसोलेट, एक्सक्लूड, पार्टीशन या डिवाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी काम को संभव बनाना या उस काम को आसान करना। सो टू मेक समथिंग इजियर और पॉसिबल। टू मेक समथिंग इजियर और पॉसिबल, उस काम को आपने आसान बना दिया, ईज, स्मूथ, क्लियर द वे फॉर, उसका रास्ता साफ कर दिया। तो इसका मतलब आपने उस काम को क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया, संभव कर दिया उस काम को आपने स्पीड अप कर दिया, और या फिर आपने उसको सिंप्लीफाई। जैसे टू फैसिलिटेट लर्निंग, ईच क्लास इज नो लॉन्गर देन 30 स्टूडेंट। अगर हमें पढ़ाई को आसान बनाना है कि हर बच्चा जो है वो क्लास पे फोकस कर सके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्लास में कम बच्चे हों, तभी तो टीचर हर एक बच्चे के ऊपर में अपनी अटेंशन दे सकते हैं। तो पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए हर एक क्लास में 30 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्टेक ऑफ। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है कहीं पे पार्टिसिपेट करना, या कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप उसको खा रहे हैं। सो टू कंज्यूम और हैव अ शेयर ऑफ समथिंग, स्पेशली फूड और ड्रिंक, और टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। जैसे कंज्यूम, ईट, टेक, शेयर या पार्टिसिपेट। सो आप याद रखेंगे पार्टेक ऑफ जो होता है वो जनरली आपका कंज्यूम के सेंस में आता है, ईट के सेंस में आता है। जैसे शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक ऑफ फूड विद अस, कि मतलब वो हमारे साथ खाना खाकर वो खुश थी। सो पार्टेक ऑफ को आप कंज्यूम से याद रखेंगे, आप उसको ईट से याद रखेंगे।
नेक्स्ट वर्ड है, ये आपका एक कंप्लीट आपका फ्रेजल वर्ब हो जाता है, रीजन विद। याद रखना ये पूरा एक है। अगर सिर्फ रीजन होता है तो ये वर्ब नाउन भी हो जाता है ना। तो नाउन के फॉर्म में क्या होता है, कुछ तर्क दो, कारण बताओ अपना। लेकिन रीजन विद जब ये एक साथ होता है तो इसका मीनिंग होता है आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो टू ट्राई एंड परसुएड, परसुएड का मतलब ही होता है किसी को मनाना, उसको कन्विंस करना, उसको इन्फ्लुएंस करना। सो टू ट्राई एंड परसुएड समवन टू चेंज देयर माइंड, तो उनका दिमाग चेंज करने के लिए आप उसको परसुएड कर रहे हैं, आप उसे कन्विंस कर रहे हैं। सो कन्विंस, परसुएड, डिबेट मतलब बातचीत कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो। अर्ज का यहाँ पे जो मतलब है वो रिक्वेस्ट से है, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। और ब्रिंग अराउंड का मतलब भी होता है कन्विंस करना। जैसे आई ट्राई टू रीजन विद हिम, मतलब आई ट्राई टू परसुएड हिम, आई ट्राई टू इन्फ्लुएंस हिम, लेकिन उसने तो मेरी सुनी ही नहीं। मतलब मैंने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। सो रीजन विद का मतलब होता है किसी को आप अपनी बात में ढालने की कोशिश करना, उसको आप अपनी बात अग्री करवा रहे हैं, मना रहे हैं उसको, आप उससे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। सो मैंने उसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की, मैंने उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिएजॉन। लिएजॉन प्लीज मार्क कर लेना, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सो इसका मतलब होता है लोगों के बीच में वार्तालाप करना, उनसे कम्युनिकेशन करना, उनसे अपने एक दूसरे से मतलब चीजों को इंटरचेंज करना, एसोसिएट होना उनसे। सो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल और ग्रुप्स हु वर्क विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ में जो काम कर रहे हैं। सो कॉपरेशन, कॉन्टैक्ट, एसोसिएशन, इंटरचेंज, यहां तक तो ठीक है। देखो इसी का हो गया। एक हो जाता है आपका लिएजॉन ऑफिसर। सो लिएजॉन ऑफिसर कौन होता है आपका, लिएजॉन ऑफिसर कौन होता है जिसका काम होता है जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में क्या रहे, बातचीत रहे, कम्युनिकेशन रहे। तो वो किसकी तरह काम करते हैं, मीडिएटर की तरह काम करते हैं। सो लिएजॉन का मतलब क्या हो गया, लोगों के बीच में वार्तालाप होना, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, एसोसिएशन, इंटरचेंज। या अगर हम ऑफिसर या पर्सन की बात कर रहे हैं सो लिएजॉन का हो जाता है मीडिएटर। जैसे पुलिस हैव अपॉइंटेड अ लिएजॉन ऑफिसर टू वर्क विद द लोकल कम्युनिटी, तो पुलिस ने क्या अपॉइंट किया है, एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, और उसका काम क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ में वो कम्युनिकेशन करे, उनके साथ में वो वार्तालाप करे। अब ऐसे ऑफिसर को हम लोग क्या बोलेंगे, लिएजॉन ऑफिसर। तो आप वन वर्ड के में रख सकते हैं। सो लिएजॉन ऑफिसर या लिएजॉन पर्सन कौन हो जाता है, द वन हु act as a mediator, one who plays the role that communication takes place between two groups. Done. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैमलेट। हैमलेट का मतलब यहाँ पे है एक वेरी स्मॉल विलेज, बहुत छोटा सा गांव। तो जैसे शी ऑलवेज लॉन्ग्ड टू, लॉन्ग का मतलब यहाँ पे डिजायर से है। लॉन्ग का मतलब जैसे आई लॉन्ग फॉर का मतलब लंबा नहीं है, यहाँ पे डिजायर है। ठीक है। और जैसे अभी हमने अर्ज पढ़ा था ना, तो अर्ज का एक मतलब तो रिक्वेस्ट से हो जाता है, ये वर्ब के फॉर्म में होता है, और नाउन के फॉर्म में अर्ज का मतलब डिजायर भी होता है। जैसे हम क्रेव बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही है, मतलब मेरे मन में बहुत ऐसी इच्छा पैदा हो रही है, मुझे आज ना मुझे पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है, मीन्स आई लॉन्ग फॉर, आई डिजायर फॉर, आई अर्ज फॉर। तो शी ऑलवेज लॉन्ग्ड टू रिटर्न टू द क्वाइट हैमलेट वेयर शी वॉज बॉर्न, तो वो उसके मतलब हमेशा किस चीज की इच्छा रहती थी कि वो जो अपना गांव है, वो छोटा सा जो उसका स्मॉल विलेज है, वो उसमें वापस चली जाए जहां पर उसका जन्म हुआ था। डन। फॉरबिड का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी पे प्रतिबंध लगाना, उसको बैन कर दिया आपने। सो टू नॉट अलाउ समथिंग, आप वो काम करने के लिए आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, और आप उसको क्या आदेश दे रहे हैं कि उसको वो चीज नहीं करनी है। बात तो एक ही हो गई। सिनोनिम्स में प्रोहिबिट हो गया, बैन, प्रोस्क्राइब,
एक होता है प्रीस्क्राइब, प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रो एंड प्री में स्क्राइब का मतलब ही होता है राइट, ठीक है, और प्री का मतलब होता है बिफोर। तो अब प्रीस्क्राइब क्या मतलब होता है, आपने कोई चीज किसी को सजेस्ट की, आपने उसको वो चीज पहले से ही लिख के दे दी, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, और डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब मतलब उन्होंने मेडिसिन लिख के दी और उन्होंने हमें प्रोस्क्राइब किया है कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करने के लिए, मीन्स उन्होंने हमें मना किया है कि ये चीजें हमें टच नहीं करनी है। तो डिसअलाउ करना मीन्स अलाउ नहीं कर रहे हो आप, डिबार का मतलब होता है आप उसको स्टॉप कर रहे हो, रोक रहे हो, और प्रीक्लूड इन सब का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट करना। जैसे इस बिल्डिंग के अंदर में स्मोक करना क्या है आपका फोरबिडन है, मतलब प्रोहिबिटेड है। डन। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब होता है टेल ऑफ समवन। टेल ऑफ समवन का मतलब होता है आप उसको बहुत गुस्से में डांट रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके अनुसार गलत है। सो टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब वो रॉन्ग जरूरी नहीं है कि वो जनरली रॉन्ग ही हो, आपके लिए वो रॉन्ग हो सकता है, दूसरों के लिए वो सही हो सकता है। सो टेल ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लीज याद रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी को डांटना, उसकी क्रिटिसाइज करना। सो सिनोनिम्स हो गए रैप्रिमांड, स्कोल्ड, रिव्यूक, एडमोनिश, चास्टाइज या चाइल्ड। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा, सो माई पेरेंट स्कोल्डेड मी, है ना, फॉर कमिंग होम लेट। तो घर जो है मैं देरी से आया और इस चीज के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा। पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, आपका जो इसमें शब्द है पल्मोन, इसका मतलब होता है लंग्स, ठीक है। पल्मोन का मतलब क्या हो गया, लंग्स। यहाँ पे एक दूसरा शब्द है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज के बारे में। और जब भी आपको कहीं भी IST दिखाई दे किसी भी शब्द के पीछे, तो इसका मतलब वो उस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, नाउन। सो पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो किन चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, लंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं। सो हमने इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा पल्मोनोलॉजिस्ट कौन हुआ, one who studies about the lungs and respiratory systems. So आपको ये चीज याद रखनी है, पल्मोनोलॉजिस्ट कौन हुआ, one who studies about the lungs, यानी पल्मोन का मतलब ही लंग्स हो गया। तो जो लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। आप इनको क्या बोल सकते हैं, आप इनको लंग्स डॉक्टर भी कह सकते हैं अगर आप नॉर्मल लेमन भाषा में बोलें तो। आप इनको चेस्ट डॉक्टर भी कह सकते हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है, या लंग स्पेशलिस्ट कह सकते हैं आप इनको। और उनका जो एक प्रॉपर नेम है वो क्या है आपका, पल्मोनोलॉजिस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर आप किससे क्या पूछोगे, अच्छा ये बताओ पल्मोनोलॉजिस्ट करते क्या है। सो आप कैसे पूछेंगे, व्हाट डज अ पल्मोनोलॉजिस्ट डू, ठीक है, व्हाट डज अ पल्मोनोलॉजिस्ट डू। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी जो एक दूसरे से डायरेक्ट फैलती हो। जैसे अगर हम उसको टच भी करेंगे, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन को मैंने टच भी कर लिया तो वो प्रॉब्लम मुझ में भी फैल जाएगी। सो कंटेजियस का मतलब ऐसी कोई चीज जो आपकी क्या है, ट्रांसमिसिबल है बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सो वो क्या है, कम्युनिकेबल है, एक जगह ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफरेबल है, इन्फेक्टिव है, एंड कम्युनिकेबल हमने 2 बार लिख दिया है। जैसे अगर हम मीजल्स की बात करें तो ये एक कैसी डिसीज है, ये हाईली कंटेजियस डिसीज है। इसको आप अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन को टच भी करेंगे या उसने जिन चीजों को टच किया है उनसे भी वो प्रॉब्लम आगे फैल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्लेट। कन्फ्लेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब हो जाता है, आप सिंपल याद रखिए, 2 चीजों को आपस में कंबाइन कर देना, उनको आपस में मिक्स कर देना। सो 2 अलग अलग चीजों को आपस में मिला देना, मतलब कंबाइन, फ्यूज, मिक्स, मर्ज या ब्लेंड।
जैसे बी केयरफुल नॉट टू कॉन्फ्लेट गॉसिप विद रियल न्यूज। तो मतलब सावधान रहें कि जो गॉसिप्स हैं, जो सिर्फ चर्चाएं हैं, जो र्यूमर्स है, उनको आप रियल न्यूज के साथ में मिक्स ना करें। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेवेरिटी। ITY लगा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और सेवेरिटी का मतलब ये हो जाता है कोई चीज कितनी ज्यादा सीवियर है यानी गंभीर है। सो सीवियरिटी का पार्ट्स ऑफ आपका मीनिंग क्या हुआ? सीरियसनेस, उसकी गंभीरता, जिसके सिनोनिम्स में ग्रेविटी, इंटेंसिटी, एक्सट्रीमिटी, सीवियरनेस या हार्डनेस आ जाता है। जैसे आप सेंटेंस में कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पा रहे हो इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को। सो कैसे बोलेंगे? आई डोंट थिंक यू रियलाइज द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल बना देना। आप पर्सन है तो वो बहुत स्ट्रांग है, मस्कुलर है, हेल्दी है, बल्की है, बर्ली है, और अगर कोई चीज है तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। वो फ्रेजाइल का ऑपोजिट हो जाता है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो नाजुक है, जो डेलिकेट है। और ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम। सो रोबस्ट का मतलब वो चीज पावरफुल है, स्ट्रांग है, हेल्दी है, मस्कुलर, स्ट्रांग, बर्ली, हेल एंड हार्टेडली, ये आपका एक ईडियम की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है स्ट्रांग। जैसे इस प्रोग्राम को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया था इस घटना के बाद में। तो आप जानते हैं जब कोई घटना हो जाती है, उसका रिपोर्ट तैयार होने के बाद में फिर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक चीज बना देते हैं कि ताकि आगे से ऐसी चीज दोबारा ना घटे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो देख लेते हैं। एपी का मतलब हो जाता है ऑन या अपॉन, किसी चीज के ऊपर। डेमी में आपको जो डेमोस दिखाई दे रहा है, डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल। अब लॉजी और IST को आप समझ सकते हैं। लॉजी मतलब स्टडी, IST मतलब पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बारे में स्टडी करता है, बट लोगों के बारे में क्या, कि लोगों के ऊपर क्या है, मतलब लोगों के बीच में क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या है। सो आप इसको अगर एटिमोलॉजिकली देखें सो हम कैसे बना सकते हैं? वन हु स्टडीज अपॉन द पीपल, मीन्स लोगों के आसपास क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है। सो अगर हमारे अंदर क्या हो सकता है? बीमारी हो सकती है। सो आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अगर आप सिंपल याद रखेंगे तो ये इस डिसीज की स्टडी करते हैं। अब डिसीज की स्टडी आप सिंपल याद रखो, वन हु स्टडीज डिसीज, यानी जो बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कोविड-19 था, तो कोविड-19 अब एक नई चीज हो गई, तो इसके बारे में जिन्होंने स्टडी की कि ये कैसे बना, कहाँ कैसे क्रिएट हुआ, इसका रीजन क्या था, फिर ये फैला कैसे, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इन चीजों की जो स्टडी करते हैं, जो डिसीज की स्टडी करते हैं, उसके वेरिएंट की स्टडी करते हैं, वो कौन होते हैं? आपके एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका कीप टैब्स ऑन। ये एक ईडियम की तरह हो जाता है और इसका मतलब होता है किसी के ऊपर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर आप नजर बनाए हुए हैं, उसको आप, जैसे मान लो कोई पुलिस को ना किसी के ऊपर में डाउट हो रहा है, वो सस्पेक्ट है, तो पुलिस उसको पहले अरेस्ट करने से पहले उसको क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है? कीप टैब्स ऑन मीन्स मॉनिटर कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज को, उसके काम को, तो आपने उसको अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर में रखा हुआ है। सो फॉलो, कीप एन आई ऑन, ऑब्जर्व और वॉच। अब जैसे कि आई लेफ्ट हर बिकॉज शी केप्ट टैब्स ऑन मी, तो अगर मान लो कोई आप रिलेशन में हैं, आपका पार्टनर है, वो हरदम आपको, आपकी निगरानी कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। मान लो आप घर पे रहते हैं तो उसने CCTV लगाया हुआ है, आप बाहर जाते हैं तो फॉलो कर रहा है, तो इतनी ज्यादा जब आपको कोई बांध के रखेगा तो आपको क्या होने लगेगी? वहां पे घुटन होगी और आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपटिक। अपटिक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है और इसको आप सिंपली याद रखेंगे इंक्रीज के सेंस में। अपटिक, टिक ऊपर कर दिया मतलब हमने उस चीज को बढ़ा दिया। अपटिक मतलब इंक्रीज। सो इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। सिंपल इंक्रीज, बूस्ट, गेन, एडिशन, राइज या इंक्रीमेंट। जैसे डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड एक्टिव सर्विलियंस, तो डॉक्टर ने क्या शुरू कर दिया है? एक्टिव सर्विलियंस शुरू कर दी है। किसी भी अगर इंक्रीज होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स को लेके, अगर उनको तुरंत ऐसा महसूस होता है कि ये फ्लू का सिम्टम्स हो सकते हैं,
तो उस चीज को लेके उन्होंने सर्विलियंस को लेके वो क्या कर दिया है, एक्टिव हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीसिपेट। ये हमने पहले भी किया था और इसका मतलब होता है आप पहले से ही ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तो भविष्य में होने वाली घटना को लेके जब आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं तो उसको एंटीसिपेट कहते हैं। सो टू इमेजिन और एक्सेप्ट दैट समथिंग विल हैपन। सो फोर सी का मतलब फोर मतलब बिफोर और सी मतलब पहले। तो आप उस चीज को पहले ही देख रहे हैं, आप उस चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आप लुक फॉरवर्ड मीन्स आपको लग रहा है कि वो चीज आगे ऐसी हो सकती है, अज्यूम कर रहे हैं आप, और या हो सकता है आप वेट कर रहे हो। तो एंटीसिपेट का मतलब किसी चीज को पहले से ही सोच कर रखना। So are you anticipating a lot of people at the party tonight? तो क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आज की पार्टी में काफी सारे लोग आएंगे? डन है। इनकलकेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को, किसी आदत, किसी आइडिया को, किसी भी चीज को आपने बिल्कुल अपने मन में बिठा लिया है। अब वो चीज देखो, हमारी हैबिट कैसे बनती है, जब हमारी कोई एक एक्टिविटी है हम उसको नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको करते रहें तो वो हमारी आदत बन जाती है। सो आपने उस चीज को अपने अंदर इनकलकेट कर लिया है। जैसे अगर आपको सुबह उठना है, आप रिपीटेडली उठते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉर्निंग में उठने की जो हैबिट है उसको आपने अपने अंदर इनकलकेट कर लिया है, आपने उसको फिक्स कर लिया है। तो आप किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज को आप सपोज करो किसी के दिमाग में फिक्स करना। अब इनकलकेट का जो होता है वो रिपीटेशन को शो करता है, क्योंकि आप कोई चीज को अपने अंदर तभी इनकलकेट कर सकते हो जब आप उसको बार बार करेंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको बार बार ये ध्यान रखना होगा कि आप उसको बोलें, ठीक है ना। सो इन्फ्यूज करना, इम्प्लांट, इंस्टिल, फिक्स, इनग्रेन, इम्ब्यू या फिर डेवलप। जैसे व्हाट इज द सिंपल वे टू इनकलकेट डिसिप्लिन इन लाइफ। तो डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, अपने अंदर फिक्स करने के लिए सबसे साधारण तरीका क्या है। सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाए तो इसका सबसे साधारण, सबसे सिंपल तरीका क्या है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बाई एंड लार्ज। इसका मतलब होता है जनरल, ठीक है। अगर उसका जो 90% पार्ट है वो अच्छा है, 10% पार्ट उसका खराब है, तो हम क्या बोल देंगे, बाई एंड लार्ज मीन्स इन जनरल अगर हम देखें तो वो सही है। मोस्टली, ज्यादातर, अगर वो कंप्लीटली नहीं है तो, ठीक है, लार्जली। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्लेस बट बाई एंड लार्ज इट इज वेरी इंजॉयबल। मतलब कुछ चीजें हैं जो मुझे इस जगह के बारे में नहीं पसंद है, बट अगर उस चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ जो है, जो जनरली अगर हम बात देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा है, ये प्लेस बहुत इंजॉयबल है। सो बाय एंड लार्ज जो है वो आपका जनरली बताता है। जो अगर देखो जनरल में क्या होता है ना, कुछ लोग तो छूट ही जाते हैं, कुछ परसेंटेज तो रह ही जाती है, सारे लोग नहीं आते बट मोस्टली लोग उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है अगर आपको कोई, या आप किसी को शॉर्ट श्रिफ्ट कर रहे हैं या कोई आपको कर रहा है, तो इसका मतलब आप उसको कोई, अब आपके अंदर उसके लिए कोई सिंपैथी, कोई दया भावना नहीं है और आप उसकी बातों पे भी कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये बेवकूफ है या आप उससे परेशान हो चुके हैं, तो आपने उसको शॉर्ट श्रिफ्ट देना शुरू कर दिया। मतलब आपने उसको काइंड ऑफ इग्नोर करना शुरू कर दिया कि आप उसकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन अटेंशन आप बहुत कम पे कर रहे हैं। तो शी गेव शॉर्ट श्रिफ्ट टू हिज स्कूल फ्रेंड्स। तो उसने अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उन पे कोई फोकस नहीं किया, उनकी बातों पे इतना अटेंशन नहीं दिया। नेक्स्ट वर्ड है विम। विम का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ना अचानक से आपके मन में आया और आपने उसको कर लिया। सो क्या होते हैं उसको, अ सडन आइडिया और डिजायर टू डू समथिंग। तो आपके मन में एक अचानक से कोई आइडिया पैदा हुआ, कोई डिजायर आपके मन में आई उस काम को करने को लेके। और ये चीज अगर वो विम है तो वो क्या है, डेफिनेटली वो चीज क्या है, अनयूजुअल है, वो नेसेसरी नहीं है। सो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, हमारे मन में आया एक विचार और हमने सोचा ये तो मुझे करना ही है, एकदम से जो सडन फीलिंग होती है। अर्ज का मतलब यहाँ पे डिजायर से है, आइडिया या कैप्राइस।
जैसे हमने ये जो घर खरीदा था ना, ये ऑन अ विम खरीदा था। ऑन अ विम का मतलब हो गया कि हमने इस घर को क्या खरीदा था, सडनली हमारे ब्रेन में आइडिया आया और हमने इसको खरीद लिया। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट को आप ध्यान रखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एकत्रित करना, मीन्स उस चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। सो एक्यूमुलेट को आप कैसे याद रखेंगे, कलेक्ट के लिए याद रखेंगे, सिंपल रहेगा। तो ये तो एक इसका मीनिंग है, तो इसीलिए इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है, बट आपको एक्यूमुलेट शब्द में क्या ध्यान रखना है, कलेक्ट। कलेक्ट बेसिक शब्द है जो हमको पहले से आता है। सो एक्यूमुलेट मीन्स टू कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ये हो गया कि आप बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम चीजों को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चीजों की मात्रा में, नंबर में क्या करना है, इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा, गैदर करना, चीजों को कलेक्ट करना, असेंबल करना, एक साथ करना, पाइल अप करना मतलब उसका ढेर बना दिया आपने। होर्ड का मतलब भी होता है एकत्रित करना या मास हो गया। जैसे वी हैव एक्यूमुलेटेड सो मच मनी ओवर द ईयर्स, तो मतलब कई सालों में हमने बहुत सारा पैसा क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। एक्यूमुलेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, इसीलिए हमने इसके सिनोनिम में क्या देखा है, वर्ब, कलेक्ट। अगर हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन कर दें यानी एक्यूमुलेशन कर दें, एक्यूमुलेशन में यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, पीछे आप जो है ई हटा के ION लगा दोगे, तो ये बन गया नाउन। तो एक्यूमुलेशन बन गया नाउन, तो अब हम कलेक्ट की बजाय क्या लगा देंगे, कलेक्शन, तो ये बन गया इसका नाउन। सिंपल है, मतलब एकत्रित। डन हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी काम को आसान बना देना, उस काम को संभव बना देना। सो टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, मतलब उसको ईज, स्मूथ, असिस्ट, प्रमोट। एक्सपीडाइट का मतलब ये होता है उसको स्पीड अप कर दिया, और स्पीड अप, एक्सपीडाइट का मतलब किसी चीज को स्पीड अप कर देना। सो फैसिलिटेट का मतलब किसी काम को आसान बनाना या उसको संभव बनाना। जैसे न्यू रैंप विल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द व्हील चेयर। रैंप मतलब आप ऐसे मान के चलिए ना कि ये जो है ये दरवाजा है, ठीक है, ये हमारा मेन डोर है, और बीच में जो है वो मान लो एक नाला है। तो अब यहाँ से यहाँ तक व्हील चेयर को चढ़ाने में दिक्कत आती है, बट हमने इस तरीके से वहां पे एक मान लो उसको लगा दिया, इसको हम रैंप कह देते हैं, जिससे गाड़ियां वगैरह भी जो होती हैं वो ट्रक वगैरह में चढ़ाई जाती है। तो ये बना दिया, इससे क्या होगा, व्हील चेयर को चढ़ा पाना आसान हो जाएगा, उस चीज को पॉसिबल हो जाएगा, उसको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीमलेस ट्रांजिशन। सीमलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। सीमलेस का मतलब एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं है। जैसे अगर ना मेकअप है, मेकअप को अगर हम सीमलेस कह रहे हैं तो मतलब आपको वो चेहरे पे ना साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि अबे कितना हाई, कितना ज्यादा मेकअप इसने किया हुआ है। बहुत स्मूथ है और बिल्कुल एकदम इवन लग रहा है, यूनिफॉर्म लग रहा है वो। जैसे अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में जब हम कट लगाते हैं, उसको अगर हम सीमलेस कह रहे हैं तो वो जो आपके जो बदलाव हो रहे हैं, जो सीन्स के अंदर में चेंज हो रहा है, वो इतना अच्छे से उन्होंने क्या हुआ है कि उसमें आप चेंजेस को पता ही नहीं लग पा रहा है कि अच्छा ये इस शॉट के बाद में दूसरा था, मतलब आप कट को नहीं पहचान पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सीमलेस। सीमलेस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एकदम परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, कनेक्टेड है, ऐसे नहीं लग रहा कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, आप उसमें आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे कि इसमें यहाँ पे कट लगा है, बिना ब्रेक के है वो चीज। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। सो सीमलेस ट्रांजिशन मतलब एक बदलाव या शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट, फेज और अ प्रोसेस टू अनदर, मतलब हम चेंज कर रहे हैं, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और वो कैसे हो रहा है, वो बहुत स्मूथली हो रहा है, और किसी भी नोटिसेबल डिसरप्शन या डिफिकल्टीज के, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है, इतना वो सीमलेस है। तो सीमलेस अगर आप जैसे ट्रांजिशन है तो उसको मतलब क्या हुआ कि बहुत स्मूथ तरीके से उसमें चेंज होना कि ऑडियंस उसको नोटिस ही नहीं कर पा रही है। सो स्मूथ यानी कि सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन द शॉट्स वेयर द व्यूअर डजंट नोटिस द कट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाउट। टाउट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं,
बार बार उस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं, ताकि आप जो लोग हैं उनको एंकरेज कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें कि वो आपके सामान को खरीदें, उसको स्वीकार करें या उसको पसंद करें। तो टाउट का मतलब क्या होता है, अपने सामान को बेचने के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप उसको तारीफ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। सिनोनिम्स: एडवर्टाइज, अनाउंस, प्रमोट। एक्सटोल का मतलब भी तारीफ करना होता है, अक्लेम या प्रेज। जैसे सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज टाउट देयर सर्विसेज ऑन लोकल रेडियो। तो बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपनी सर्विसेज को कहाँ पे प्रमोट करती हैं, आपकी लोकल रेडियो पर। डन। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मीनिंग जो है वो रिपेयर होता है, किसी चीज की मरम्मत करवाना, उसको सही करवाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है। आप हमेशा जब भी ओवरहॉल याद रखेंगे, आप रिपेयर या इम्प्रूव के सेंस में उसको याद रखेंगे। अगर हम कभी भी किसी चीज को रिपेयर करवा रहे हैं, उसको इम्प्रूव करवा रहे हैं, तो हमारा पर्पस ये है कि ताकि वो अच्छे से काम कर सके। सिनोनिम्स: रिपेयर, रिफर्बिश, मेंड करना मीन्स उस चीज में चेंज करना, उसको सुधार करना। रीबिल्ड, रेनोवेट। रेनोवेट अगर आपको शब्द सुनाई दे तो जनरली ये हाउस जो होती हैं या जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको रेनोवेट किया जाता है, उनमें मरम्मत करवाई जाती है, उनको दोबारा से, मान लो आपका पेंट हो गया या जो आपका कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम है उसमें खराब हो गई है, दीवारें खराब हो गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, तो वो सब जो चीजें आ जाती हैं वो घर के सेंस में रेनोवेट होता है, रीस्ट्रक्चर हो गया। तो आप ओवरहॉल को रिपेयर से रिफर्बिशमेंट, रीबिल्ड, रेनोवेट या रीस्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि जो बैंक रेगुलेशंस हैं, जो बैंक के लॉ हैं, जो नियम हैं, उनको ओवरहॉल किया जाए, मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसको चेंज किया जाए। अंडर द अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि मैम एक छाता है और छाते के हम नीचे, आप ऐसे भी समझो तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब इसको एक फिगरेटिव सेंस में कैसे यूज करते हैं कि मान लो एक आपकी मेन कंपनी हो जाती है, ये एक आपकी मेन कंपनी है और इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट इसने डिवाइड कर रखे हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर में है। तो अगर हमें सपोज पता नहीं है, बाद में कहते अरे तुझे पता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो इस कंपनी का है, तो यानी इसकी अम्ब्रेला कंपनी जो है वो ये है, ठीक है। सो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना। सो जैसे द न्यू प्रोजेक्ट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट। जो नया प्रोजेक्ट है ना ये आपके रिसर्च डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनेसिस। जेनेसिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी चीज के आरंभ, शुरुआत के रूप में, द बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग। सो ओरिजिन, बिगिनिंग, स्टार्ट, आउटसेट, डेवलपमेंट या बर्थ। सो ही एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसने क्या एक्सप्लेन किया, उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई होगी या उस प्रोजेक्ट को बिगिन कैसे किया था, ये चीज उसने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट है हमारा डेटा सेट, स्लेटेड। डेटा सेट का क्या है, जो आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, जब हम उसको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम एक करेक्ट इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं डेटा को, जब हम इंफॉर्मेशन में बदल के उसको कलेक्ट कर लिया तो वो सेट बन गया, वो ग्रुप बन गया। और स्लेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी चीज को शेड्यूल कर दिया कि हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। सो डेटा सेट का मतलब क्या हो गया, वो जो प्लान है, शेड्यूल है या एक्सपेक्टेड है, उसका इस्तेमाल होना फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारा रोल आउट है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ऑफिशियली लॉन्च करना, उसको इंट्रोड्यूस करना। सो टू ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेक्ट और सर्विस। तो सिनोनिम्स: लॉन्च, इंट्रोड्यूस, बिगिन, इनिशिएट, एक्टिवेट या इम्बार्क ऑन। सो जो कंपनी है उसने रोल आउट किया अपने प्लान्स को फास्टर देन दैट ऑफ एनी अदर इन देयर फील्ड। तो मतलब मान लो आप जानते हैं कि सेम प्रोडक्ट को कई सारी कंपनीज बेच रही होती हैं और इन सब के नाम ABCD कर दिए, तो अब जो ए कंपनी है इसने बाकी जो इसकी सेम कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे पहले ही अपने प्लान को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट में। सो रोल आउट का मतलब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, उसको लॉन्च करना। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग्ड इशू। तो अगर हम बात करें, ये एक आ जाता है आपका फ्लैग अप, और फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, ठीक है, उस चीज को एम्फेसाइज करना, उसको पॉइंट आउट करना।
तो ये होता है फ्लैग अप। अब जैसे यहाँ पे जो हमने आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लैग द इशू, इसका मतलब कि जो एक इशू है उसको हमने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है कि इसके ऊपर में हमें और स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि इसको अभी और रिव्यू करने की और चेक करने की और इन्वेस्टिगेशन करने की, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो काम है, इसको हमें प्रायोरिटी देना है। जैसे सपोज करो आज के लिए आपने एक टू डू लिस्ट बनाई कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं, और आपने 1 2 3 करके 5 6 तक ऐसे लिख लिया, बट आपको पता चला कि जो सेकंड नंबर का काम है ये मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका काम पहले होना जरूरी है, तो आपने उसको अलग से हाईलाइट कर दिया, यानी आपने उसको फ्लैग कर दिया। तो फ्लैग करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को आपने मार्क कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, ताकि आप उसको ध्यान दे सकें कि इसको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या है, आई थिंक देयर आर मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड आई जस्ट वांटेड टू फ्लैग दैट अप। तो मान लो कोई बातचीत चल रही है, कोई फालतू बात चल रही है, लेकिन आपने कहा कि मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं और मैं उन इश्यूज को हाईलाइट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि अब हम जो है वो चीजों के अंदर बदलाव कर रहे हैं। क्यों बदलाव कर रहे हैं, सो दैट का मतलब ताकि हो गया, ताकि वो जो चीजें हैं वो सिमिलर हो, एक दूसरे से कंसिस्टेंट हो, और जो रूल्स हैं वो उन सब रूल्स को वो चीजें आपस में फॉलो करें, जो भी एक प्रॉपर और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हुआ, चीजों को एक यूनिफॉर्म बना दिया कि सब लोग सेम तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल करें, सब लोगों के लिए जो रूल्स हैं, जो फॉर्मेट है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो हमने उसको आपका सिस्टमैटिक कर दिया, यानी सिस्टमेटाइज, क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, उसको यूनिफॉर्म बना देना, नॉर्मलाइज, इक्वलाइज या ऑर्गेनाइज। जैसे जो इंडस्ट्री है, जो उनके प्रोसीजर्स हैं, जो उनका प्रोसेस है, वो करने के तरीके को क्या कर दिया है, आपका यूनिफॉर्म कर दिया है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर में प्रतिबंध लगा देना, उसको आपने क्या कर दिया कि ये चीज बैन है, ये चीज अलाउड नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, दैट टू से दैट समथिंग इजंट अलाउड बाय लॉ, यानी उस पे आपने प्रतिबंध लगा दिया। फॉरबिड, बैन, बार, प्रोस्क्राइब, आपको याद होगा हमने अपनी क्लास में प्रीस्क्राइब किया था, आप मुझे बताइएगा प्रीस्क्राइब का मतलब क्या है। उस चीज को प्रिवेंट करना, फॉरबिड या स्टॉप। जैसे लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया है कि इस एरिया के अंदर में आप स्मोक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टेन टू समथिंग। पर्टेन का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित, दैट मीन्स टू बी कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इवेंट और सिचुएशन। सो पर्टेन टू का मतलब हुआ किसी भी चीज से संबंधित होना। सिनोनिम्स, रिलेट टू, कंसर्न टू, अप्लाई टू, बिलोंग टू या रेलेवेंट टू। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस जो थे, जो इस केस से संबंधित थे, उनको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। डन। एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को और आपने क्या बना दिया, उसको और ग्रेटर बना देना या फिर उसको और सीरियस बना देना। यानी उस चीज को आपने सर्ज का मतलब क्या होता है, उसको बढ़ा देना, आपने उसको इंक्रीज कर दिया। इंटेंसिफाई, ग्रो, राइज या स्पाइक। सो एस्केलेट का मतलब किसी भी चीज को और इंक्रीज कर देना, उसको और सीरियस बना देना। जैसे जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई, वो एस्केलेट हो गई जब वो अनएम्प्लॉयड हो गया। मीन्स जब उसकी जॉब चली गई तो प्रॉब्लम्स क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप है, जो एंग्री पीपल है, मतलब आप यहाँ पे मॉब को लगा लीजिए, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हर जगह वो हिंसा कर रहे हैं, चीजों की तोड़फोड़ कर रहे हैं। सो मीन्स टू मूव थ्रू अ प्लेस इन अ वायलेंट ग्रुप, है ना, यूजुअली ब्रेकिंग थिंग्स एंड अटैकिंग पीपल। रन अमोक। रन अमोक का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड फॉर्म में आप इधर उधर कहीं भी भाग रहे हैं। मूव और बिहेव वायलेंटली, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, बहुत हिंसक बिहेव कर रहे हैं, या फिर रायट। सो जो आपके उपद्रवी थे वो वेंट ऑन अ रैम्पेज थ्रू द सिटी, मतलब वो पूरी शहर में वो क्या कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, चीजों को तोड़ रहे थे, खराब कर रहे थे।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा DEFY, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है किसी की आज्ञा मानने से आपने रिफ्यूज कर दिया। सो टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसओबे करना, उसके अगेंस्ट चले गए आप, डिसरिगार्ड उसकी बात को माना नहीं, इग्नोर कर दिया। इन्फ्रिंज का मतलब भी क्या होता है, ब्रेक कर देना, ठीक है, या उसके ओपोज करना उसको। तो उसने अपने पेरेंट्स की बात को क्या किया, वो अपने पेरेंट्स की बात को उसने रिफ्यूज कर दिया और वो अब्रॉड चली गई। नेक्स्ट वर्ड है हर्ल्ड। हर्ल्ड, अच्छा आप यहाँ पे ना सिर्फ हर्ल देखो, HURL, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को फेंकना। सो आप सिंपल याद रखो, HURL का मतलब होता है थ्रो, फ्लिंग, कैटापुल्ट, कास्ट या हीप। तो उसने मेरे ऊपर में क्या फेंका, चेयर फेंका। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब क्या हो जाता है, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। सो एंग्री, डिसएग्रीमेंट या फिर वायलेंट एक्शंस। सो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, कंटेंशन का मतलब विवाद, डिसहार्मनी या फिर बैड ब्लड। बैड ब्लड आपका ईडियम भी होता है दुश्मनी के लिए। तो अगर हम देखें जो ज्यादातर शादियां होती हैं उसमें जो मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ है, मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, और वो क्या है, पैसा। सो जो मनी इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ इन एनी रिलेशन। नेक्स्ट वर्ड है रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब होता है जो मेन पार्ट है उसको खत्म होने के बाद जो कुछ उसका बचा हुआ पार्ट है, यानी लेफ्ट ओवर, उसको कहते हैं रेमनेंट। मीन्स स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट फ्रॉम अ लार्जर ओरिजिनल पीस और अमाउंट। तो एक बड़े पार्ट में से अब जो कुछ छोटा छोटा हिस्सा बच गया है उसको रेमनेंट कहते हैं। सिनोनिम्स देखें तो रिमेन्स हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो रिमेन्स रहेगा, लेफ्ट ओवर्स, रेसिड्यू, लीविंग, रेलिक या फिर रिमेंडर। सो ये जो कुछ ट्री है ना, ये रेमनेंट है एक बड़े फॉरेस्ट के। मतलब एक बड़ा फॉरेस्ट हुआ करता था, उसको क्लीन कर दिया और सिर्फ अब कुछ ट्रीज बचे हैं। तो हम इन ट्रीज को देख के क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ अवशेष हैं उस बड़े फॉरेस्ट का। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब किसी चीज से आप पीछे हट रहे हैं, जैसे युद्ध वगैरह हो रहा है तो उससे पीछे हट जाना। सो रिट्रीट का मीनिंग क्या होता है, टू मूव बैकवर्ड और टू गो टू अ सेफ और प्राइवेट प्लेस। तो अगर सिनोनिम्स देखें तो विथड्रॉ, ड्रॉबैक, बीट अ रिट्रीट, ये आपका ईडियम होता है, इसका मतलब हो जाता है पीछे हट जाना। सो द गवर्नमेंट इज रिट्रीटिंग फ्रॉम इट्स प्रोमिसेस। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने वादों से क्या हो रही है, पीछे हट रही है। नेक्स्ट वर्ड है वेंडलाइज। वेंडलाइज का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़ देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब होता है इंटेंशनली, मतलब आप जानबूझकर डैमेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को जो दूसरे लोगों की है। सो सिनोनिम्स डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, डिमोलिश, उसको आपने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, र्यून, डैमेज, सैबोटाज या डेवास्टेट। When I got back, जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि जो मेरी कार थी उसको इंटेंशनली खराब कर दिया गया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट आउट। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट आज हम देखेंगे एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग। मतलब जैसे आग है, आग जल रही है तो उसको बुझाना। सो पुट आउट मीन्स अगर हम इसके सिर्फ एक्सटिंग्विश वाले सिनोनिम्स में रखें तो एक्सटिंग्विश, क्वेंच या डाउज। जैसे फायर फाइटर्स हैव बीन कॉल्ड टू पुट आउट द फायर इन द सिटी। तो फायर फाइटर्स को बुलाया गया किस चीज के लिए, क्योंकि जो शहर में आग लगी हुई थी जो उसको बुझाने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए। डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है कोई चीज जो निंदनीय है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा खराब है, कोई ऐसी चीज जो नफरत के काबिल है, जो बहुत बेकार है। सिनोनिम्स हेटफुल, लोथसम, एबोमिनेबल, ऑफुल या हीनियस। ठीक है, सो इट वॉज अ डेस्पिकेबल एफर्ट टू ब्लैकमेल वोटर्स। तो वोटर्स को जो ब्लैकमेल करने की जो कोशिश थी वो कैसी थी, वो डेस्पिकेबल थी, वो निंदनीय थी, वो बहुत गलत थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिजी। एफिजी का मतलब क्या होता है, किसी की भी स्टैचू को, किसी के भी इमेज को हम लोग एफिजी कहते हैं, और खास करके जो फेमस या रिलीजियस पर्सन हैं, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, इनके तो आपने बहुत सारे कटआउट्स देखे होंगे।
So statue, sculpture, image, dummy या portrait. The demonstrator burned the effigy of the president. तो demonstrator ने क्या किया, जो effigy थी, जो statue था president का, उसको burn कर दिया, उसको जला दिया. So अगर आपको ये vocabulary समझ में आई थी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें.